हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एसएससी के कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है आरआरबी की 15 दिसंबर डेट है और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हो गए हैं 12 अक्टूबर से। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और रेगुलर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। ये 29 मई का शिफ्ट है और हमारा जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था आरआरबी में, वो देखिए ये है, भारतीय संविधान में उल्लेखनीय आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे इमरजेंसी प्रोविजंस पूछा गया है और इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहां से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, ये जर्मनी से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपातकालीन प्रावधानों के बारे में बात करें तो ये जर्मनी से लिए गए। और कौन कौन से अनुच्छेद इससे डील करते हैं, तो देखिए इमरजेंसी से 352, 356 और 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है, ये प्रेसिडेंट रूल के लिए है और ये नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो देखिए ये नेशनल इमरजेंसी से डील करता है, ये प्रेसिडेंशियल रूल से डील करता है और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू के भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से साल से शुरू किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। देखिए इसमें हमसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये प्रोजेक्ट टाइगर 19 देखिए भाई 72 और 73 में कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था वो शुरू किया गया था हम लोगों का 1973 में। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट लायन था, अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये शुरू किया गया था 1972 में। अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट देखिए ये शुरू किया गया था 1996 में। अगर वल्चर की बात करें तो ये शुरू किया गया था 2005 में। और अगर हम लोग बात करें राइनो की तो देखिए विजन 2020 ये किसके लिए था भाई, ये राइनो के लिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको याद रखनी, प्रोजेक्ट लायन कब शुरू हुआ, एलिफेंट कब शुरू हुआ, वल्चर कब शुरू हुआ, विजन 2020 किसके लिए था। और देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ही माइक टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया गया है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे माइक किससे रिलेटेड है, तो माइक भी प्रोजेक्ट एलिफेंट से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमारे 4-5 क्वेश्चन इसी में बन गए और हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अगर रेडियम की बात करें तो जो रेडियम का ओर होता है इसको कहते हैं पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड नाम की खान से हमें रेडियम प्राप्त होता है या यूरेनियम प्राप्त होता है। ठीक है, अगर रेडियम की बात की है तो पिच ब्लेंड से इससे यूरेनियम भी हमें प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम इसी तरह आयरन की बात करें यानी लोहे की, तो लोहे में देखिए हेमेटाइट और जो होती है वो लोहे की होती है, मैग्नेटाइट और जो होती है ये भी लोहे की होती है। और देखिए अगर बॉक्साइट की हम लोग बात करें तो बॉक्साइट जो होती है एल्यूमिनियम की ओर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सी ओर किसके लिए होती है। तो यहां से देखिए हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस के बारे में जाना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और ऐसे ही आपसे और वगैरह ही डिस्कस करने को जनरली दे दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है।
रक्षा उपग्रह के बारे में बात किया जाता है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए जो GSAT-7 है, GSAT-7 एक्चुअली ये है क्या, हमारा नाविक के लिए, जो नाविक प्रोग्राम था उसके लिए है, और नाविक हमारा सिविल और डिफेंस दोनों के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं GSAT-6, तो GSAT-6 भी नहीं होगा क्योंकि ये इसी की सीरीज का है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं INSAT-4B, INSAT-4B ये जो है ये सोलली डिफेंस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था, जिसे बाद में सिविल के लिए खोल दिया गया। तो अगर हम लोग सही आंसर देखना चाहें तो हमारा INSAT-4B सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाए। यहां पर यह पूछा गया है कि मान लेते हैं एक सर्किट है और यहां पर कोई रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाकर 2R कर दिया जाए, ठीक है, तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए इसने कहा है कि वोल्टेज को हमें सेम रखना है, तो उस केस में करंट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए बहुत अच्छा सा फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, और इसमें लगेगा क्या, देखिए आपको पता होगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ हमारा है V = IR, ठीक है, V = IR, यानी अगर हम लोग बात करें करंट की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें I की, तो देखिए V/R हो जाएगा, I = V/R। और उसने कहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसको क्या करना है भाई, ये सेम रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए भाई अगर रेजिस्टेंस को आप क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन सा विकल्प सही आएगा, आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी, शून्य हो जाएगी। तो देखिए नहीं भाई, ये आधा हो जाएगा, ये घट के इट विल डिक्रीज टू हाफ। कितना डिक्रीज हो जाएगी, 1/2। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ऐसे फिजिक्स के बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे कूलम्ब्स लॉ, ओम्स लॉ पे संबंधित, और जैसे पावर का कभी फॉर्मूला आ गया कि पावर क्या होता है, और सप्लाई या वर्क डन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, ये आपको फिजिक्स की क्लास में बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद के हेतु नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए भाई इसमें सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसमें पूछा है कि पीएम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, पीएम के लिए एलिजिबिलिटी पूछा है। तो एलिजिबिलिटी के लिए देखिए दो चीजें हो, एक तो लोकसभा मेंबर होना चाहिए या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ये दो एलिजिबिलिटी है। देखिए राज्यसभा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राज्यसभा में एज क्राइटेरिया है ज्यादा, ठीक, और लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में एज क्राइटेरिया है 25 साल और राज्यसभा में है 30 साल, ठीक। तो अगर देखा जाए तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र तो उसके पास होनी ही चाहिए, ठीक। और देखिए भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा के सदस्य हैं, जी नहीं, राज्यसभा के सदस्य 30 साल के होंगे तो ही मान्य होगा। 25 वर्ष यदि वह लोकसभा के सदस्य हैं, तो देखिए अगर 25 वर्ष हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि अच्छा इसमें 25 वर्ष और लोकसभा के सदस्य हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं, और 30 साल अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो यहां से हम लोग मिला लेंगे अपना 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, और 25 साल
if they are members of Lok Sabha or above 30 years of age they are members of राज्य सभा। तो इसमें देखिए एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और ये दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो लोकसभा का मेंबर हो या तो राज्यसभा का मेंबर हो या और इंडियन सिटीजन हो। और एक चीज इसमें देख लीजिए, किसी भी मेंबर को बनाया जा सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसको दोनों में से किसी एक की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो ये पीएम की एलिजिबिलिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था। पूछा है फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था, तो अगर फ्रेंच कॉलोनी की हम लोग बात करें, देखिए फ्रेंच कॉलोनी की, तो देखिए पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी था। पटना की अगर बात करें तो देखिए पटना में सन 1632 में पोर्चुगल आ गए थे और इंग्लिश आए थे 1650 में। ठीक है, तो पटना में पोर्चुगल और इंग्लिश थे। इसको पुर्तगालियों ने 1632 में लूट का अड्डा भी बना दिया था और बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए अगर फ्रेंच कॉलोनी की बात करें तो पटना नहीं होगा, और अगर सूरत की बात करें तो जी हां, सूरत भी फ्रेंच कॉलोनी था। और अगर हम सही आंसर देखें तो यहां से हमारा पटना सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1632 में पुर्तगालियों की कॉलोनी था, ना कि फ्रेंच की कॉलोनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज यूज्ड टू बी कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक पूछा है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो देखिए बंगाल का शोक जो होता है ये किसे कहा जाता है, देखिए भाई ये दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी। और यहां से देख लीजिए दामोदर घाटी परियोजना कब चालू हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना कब चालू हुई थी, ये शुरू हुई थी 1948 में, और ये थेम्स वैली के आधार पर बनी थी। दामोदर नदी जो है अपना कोर्स बदलने के लिए माहिर है और कई बार उसमें बाढ़ आ जाती है, इसलिए लगातार 6 बांध दामोदर घाटी परियोजना के तहत उस पर बनाए गए हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और पानी को स्टोर करके फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। तो दामोदर नदी बंगाल का शोक है। और अगर बिहार के शोक की बात करें, बिहार के शोक की, तो ये है कोसी नदी, कोसी नदी है। और अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हमारी महानदी उड़ीसा का शोक मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा इफ टीचर इज रिलेटेड टू बुक्स देन हाउ डॉक्टर इज रिलेटेड। तो देखिए इसमें रिलेशन पता करना है। इसमें दिया हुआ है टीचर्स इज रिलेटेड टू बुक्स, तो हाउ इज डॉक्टर्स रिलेटेड। देखिए टीचर के पास आपको हमेशा बुक मिलेगी, तो डॉक्टर के पास क्या मिलता है भाई, डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप मिलता है, स्टेथोस्कोप जो कि हार्ट बीट सुनने के लिए काम आता है, हृदय की धड़कन सुनने में या दिल की धड़कन को सुनने में काम आता है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने डिटेल में सुना और समझा और एनालाइज किया और देखे कि और उससे संभावित और अन्य क्या सवाल बन सकते हैं। कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @AlokDikshitMe पर। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।